भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई, आपने ये नाम जरूर सुना होगा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल रही है, लेकिन अपने साथ कुछ बहुत ही गंभीर सवाल भी लेकर आ रही है। तो आइए आज इसकी ताकत और इससे जुड़े खतरों दोनों को ही समझते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, 1 अरब से ज्यादा लोगों की डिजिटल पहचान, हर महीने होने वाले खरबों रुपए के ऑनलाइन पेमेंट और सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर क्यूआर कोड से खरीदी गई एक कप चाय। इन सब में क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में बिल्कुल अलग चीजें लगती हैं, है ना? पर इन सबको जोड़ने वाली एक ही कड़ी है, भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यही वो अनदेखी ताकत है जो आज हमारे बड़े से बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से लेकर छोटे छोटे रोजमर्रा के खर्चों तक को मुमकिन बना रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये डीपीआई है क्या चीज? देखिए, इसे आप डिजिटल दुनिया की सड़कों और पुलों की तरह समझ सकते हैं। जैसे असली दुनिया में सड़कों पर कोई भी गाड़ी चला सकता है, वैसे ही डीपीआई एक ऐसा कॉमन डिजिटल ढांचा है जिस पर सरकार और प्राइवेट कंपनियां दोनों ही अपनी अपनी सर्विसेज बना सकती हैं और उन्हें हर नागरिक तक आसानी से पहुंचा सकती हैं। ये कोई एक ऐप नहीं, बल्कि हमारी पूरी डिजिटल इकोनॉमी की नींव है। तो चलिए सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझते हैं। आखिर ये डिजिटल नींव काम कैसे करती है? इस पूरी क्रांति को मुमकिन बनाने वाले वो कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं? देखिए, किसी भी डीपीआई सिस्टम के 3 मेन पिलर होते हैं। सबसे पहला है डिजिटल पहचान, जो ये पक्का करता है कि आप वही इंसान हैं जो आप होने का दावा कर रहे हैं। दूसरा, डिजिटल पेमेंट, जो हमें तुरंत और बहुत कम लागत पर पैसे भेजने की सुविधा देता है। और तीसरा है डेटा एक्सचेंज, एक ऐसा सिस्टम जो हमारी सहमति से हमारे डेटा को सुरक्षित तरीके से शेयर करने की इजाजत देता है। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो एक बहुत ही पावरफुल इकोसिस्टम तैयार होता है। और इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स पर भारत ने अपना एक जबरदस्त मॉडल खड़ा किया है, जिसे दुनिया इंडिया स्टैक के नाम से जानती है। ये दुनिया में डीपीआई का सबसे बड़ा और शायद सबसे कामयाब उदाहरण माना जाता है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इंडिया स्टैक भी इन्हीं 3 लेयर्स पर बना है। इसकी नींव है जनधन आधार मोबाइल, जिसे हम जैम ट्रिनिटी भी कहते हैं। सबसे नीचे पहली लेयर पर है आधार, जो दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आइडेंटिटी सिस्टम है। इसके ऊपर दूसरी लेयर है यूपीआई की, जिसने तो पेमेंट करने के तरीके में जैसे क्रांति ही ला दी है। और सबसे ऊपर है अकाउंट एग्रीगेटर जैसा डेटा एक्सचेंज फ्रेमवर्क, जो लोगों को अपने फाइनेंशियल डेटा पर कंट्रोल देता है। ये तीनों लेयर्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मिलकर काम करती हैं। अब बात करते हैं इसके असर की। जमीन पर इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, ये कुछ आंकड़ों से एकदम साफ हो जाता है। और जब आप ये नंबर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हम इसे क्रांति क्यों कह रहे हैं। शुरुआत करते हैं आधार की स्केल से। 130 करोड़ से ज्यादा लोग इस सिस्टम में एनरोल्ड हैं। सोचिए, ये इस पूरे डिजिटल ढांचे की वो बुनियाद है जिसने करोड़ों लोगों को पहली बार एक फॉर्मल पहचान दी है। और ये सिर्फ एक बार का रजिस्ट्रेशन नहीं है। हर महीने औसतन 200 करोड़ बार आधार का इस्तेमाल होता है पहचान को वेरीफाई करने के लिए, चाहे वो बैंक अकाउंट खोलना हो, नया सिम कार्ड लेना हो या फिर किसी सरकारी योजना का फायदा उठाना हो। ये अब लोगों की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। लेकिन इस बड़ी कामयाबी के साथ एक बड़ी चुनौती भी जुड़ी हुई है, और वो है डिजिटल डिवाइड। जहां शहरों में 42% घरों में इंटरनेट है, वहीं ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा सिर्फ 14.9% पर सिमट जाता है। ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसे भरे बिना सबको साथ लेके चलना मुश्किल है। इसका फायदा सिर्फ आम लोगों को ही नहीं, बल्कि सरकार को भी हुआ है, और वो भी बड़े पैमाने पर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के खाते में पहुंचा, जिससे भ्रष्टाचार और लीकेज में भारी कमी आई। सरकार ने इससे 2230 अरब रुपए से ज्यादा बचाए हैं। ये रकम भारत की जीडीपी के 1% से भी ज्यादा है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे कुछ अंधेरे कोने भी हैं जिन पर नजर डालना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस शानदार सफलता की एक मानवीय कीमत भी है। और ये बात इस पूरे सिस्टम के सबसे बड़े खतरे को सामने लाती है। मतलब, अगर जवाबदेही तय करने के लिए मजबूत सिस्टम मौजूद नहीं है, तो यही टेक्नोलॉजी जो लोगों को ताकत देने के लिए बनाई गई है, वो सबसे कमजोर लोगों को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। उन्हें सरकारी सेवाओं के दायरे से बाहर भी कर सकती है। जैसे आधार का एक मेन मकसद था बायोमेट्रिक्स के जरिए नकली पहचान को रोकना, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इतने बड़े पैमाने पर यह सिस्टम 24.5 खरब फॉल्स पॉजिटिव यानी गलत पहचान बता सकता है।
सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। सिस्टम हर पहचान के 100% यूनिक होने की गारंटी नहीं दे सकता, जो इसके बुनियादी दावे पर ही सवाल खड़ा करता है। तो आम नागरिक के लिए इसके क्या खतरे हैं? देखिए, सिस्टम में एक छोटी सी भी गलती किसी को जरूरी राशन या पेंशन से दूर कर सकती है। डिजिटल धोखाधड़ी के रोज नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। सारा डेटा एक जगह इकट्ठा होने से सरकारी निगरानी का डर भी बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात, जब यह सिस्टम फेल हो जाता है तो लोगों को पता ही नहीं होता कि मदद के लिए जाएं तो जाएं कहां। इन तमाम चुनौतियों और जोखिमों के बावजूद एक बात तो तय है, भारत का डीपीआई मॉडल आज दुनिया भर के देशों के लिए एक केस स्टडी बन चुका है और ये तेजी से ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बना रहा है। और भारत सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि वो एक्टिवली अपनी टेक्नोलॉजी और अपना मॉडल दुनिया के साथ शेयर कर रहा है। 9 देश भारत के ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म मोसिप का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपीआई को फ्रांस, सिंगापुर और यूएई जैसे देश अपना रहे हैं। यहां तक कि G20 में भारत ने 8 देशों को इंडिया स्टैक टेक्नोलॉजी मुफ्त में देने की पेशकश भी की है। इस ग्लोबल विस्तार से एक नया कॉन्सेप्ट भी निकल कर आ रहा है, डीपीआई एज ए सर्विस। ये एक ऐसा मॉडल है जो कम क्षमता वाले देशों को क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जल्दी और कम लागत पर अपना डीपीआई सिस्टम बनाने में मदद करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मॉडल हर जगह आसानी से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। हर किसी के अपने चैलेंज हैं। अमीर देशों के पास पुराने और बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, साथ ही प्राइवेसी को लेकर कड़े कानून भी। वहीं विकासशील देशों के सामने बिजली, इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल लिटरेसी जैसी बुनियादी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि डीपीआई समावेशी अर्थव्यवस्था बनाने की चाबी है या फिर लोगों पर कंट्रोल करने का एक नया हथियार? इसका जवाब टेक्नोलॉजी या कोड में नहीं है, बल्कि उन नियमों और कानूनों में है जो इसे कंट्रोल करते हैं। भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि डीपीआई का इस्तेमाल लोगों को सशक्त करने के लिए हो, उनके शोषण के लिए नहीं।